कैसे हम लोग इसको मतलब करें, हम अपना अपने से बता दें या आप लोग के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दे देते हैं। लाइक मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स ज्योग्राफी से है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। तो हम सेल्फ स्टडी ही कर रहे थे पूरे टाइम, और वहीं पे हम बनारस में रह के ही तैयारी कर रहे थे। तो ये हम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं कि आप बनारस यूनिवर्सिटी अगर जाइएगा तो मतलब हरियाली ही हरियाली है। जो बाहर बनारस है और कैंपस के अंदर है, तो 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है ऑलमोस्ट, इतनी हरियाली है। तो हम बहुत ही मतलब साफ वातावरण में तैयारी कर रहे थे, हमको ऐसा लगता है। तो वहाँ पे तैयारी करते हुए मेरा तो एक छोटा सा ग्रुप था, 3-4 लोगों का। ऑल्दो उसमें मेरा ही बस प्री क्वालिफाई हो पाया था, बाकी लोग का नहीं हो पाया था। लेकिन वो ग्रुप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ था, रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि कोई भी किताब हो, जैसे हम लोग स्पेक्ट्रम उठाएं, लक्ष्मीकांत उठाएं, या फिर ज्योग्राफी का एनसीईआरटी उठाएं, और जो 3 पूर्वालोकन हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये जो 4 पूर्वालोकन हैं, इन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ते थे मंथ वाइज और वीक वाइज। उसका टारगेट डिसाइड होता था, 100 से लेके 150 पेजेस जो था बुक का, वो करके आना होता था। 2 घंटे का शाम को 3 से 5 या 4 से 6 डिस्कशन का टाइम होता था, और एक एक करके तीनों लोग, चारों लोग, एक लोगों से मतलब पूछेंगे। इसको एक्टिव रिकॉल कहा जाता है, जो कि बहुत, मेरे केस में वो बहुत कारगर रहा है। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर कुछ करिएगा, और अपने जो टारगेट है उसको लेके आपको ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि आप बस अपना नुकसान नहीं करेंगे, जो आपके साथ और 3 लोग हैं, अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे तो आप उनका भी नुकसान कर रहे होंगे। तो एकदम ऑनेस्ट रहना होता है और बहुत अकाउंटेबल रहना पड़ता है। तो प्री में तो जर्नी काफ़ी अच्छा रहा 4 लोगों के साथ, पर मेंस के टाइम क्या हुआ कि और किन्हीं का प्री नहीं हुआ, तो फिर हम अकेले पड़ गए थे। तो उस ग्रुप में एक खास बात ये होती है कि जितने भी टॉपर्स होते, जितने लोग होते हैं, सबकी कॉपी ग्रुप में ही चेक होकर आती है। तो क्योंकि हम अकेले थे और हमको गाइड करने वाला उस समय कोई नहीं था, तो हम करते क्या थे कि मेरे मार्क्स के ऊपर जितने लोगों का मार्क्स होता था, उन सब का हम पीडीएफ डाउनलोड करके खोलते थे, और उनके आंसर से हम मैच करते थे कि उन्होंने ऐसा क्या क्या पॉइंट्स लिखा है जो मैंने नहीं लिखा है। तो मतलब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, पर बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे टाइम में 68 में तो ऐसे आ गया था, तो ऐसे में भी इससे हम बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे कोटेशन, बहुत सारे बिहार से रिलेटेड अच्छे अच्छे कोटेशंस वहाँ से मैंने जमा किया, जो कि मेरे लिए बहुत कारगर रहा। और फिर जब मेरा मेंस हो गया, तो इंटरव्यू के टाइम में सबसे अच्छी बात ये रही कि हम पटना उस समय तक मतलब आने के पोजीशन में हो गए थे। तो पटना में सर लोग से जुड़े, और भी 1-2 जगह पे जुड़े, जिसकी वजह से मतलब एक कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि हाँ, जो मेन इंटरव्यू होगा वहाँ पे कैसे बोलना है, ये हमको आ गया था। मतलब वो हेजिटेशन, डर जो था, वो मॉक से मेरा कहीं ना कहीं दूर हुआ था। तो उसके लिए हम मॉक के लिए बहुत थैंकफुल हैं ऑफिसर क्लासेस को। जी, बाकी आप लोग अगर सब्जेक्ट वाइज या फिर कोई टॉपिक वाइज कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मतलब मेरी जर्नी इतनी ही है, बिल्कुल। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, अभी 68 से क्योंकि पैटर्न बदल गया है, तो 69th में जब हम लोगों ने दिया, तो जो मैगजीन्स थी वन लाइनर, उनसे बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब एक ज़रा फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप लोग अभी से कोई भी एक, या फिर कोई भी और भी, जैसे कि सिविल्स डेली हैं, मतलब जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उनमें से किन्हीं का भी एक फॉलो करिए, मंथली करिए, डेली करिए, मतलब कोई भी एक कर सकते हैं, और उसको एकदम कंटिन्यू रखिए। उसके अलावा जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो वन लाइनर एक बार बस देख लेना है, बिहार के लिए भी और नेशनल इंटरनेशनल के लिए भी। पर अब मतलब ये आप सोच के चलिए कि आपको विजन आईएएस या फिर इनसाइट, मतलब जो वो कंटेंट है ना उनका, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका भी जो प्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अब अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। जी,
नहीं, स्पीडी वन लाइनर है ना? नहीं, अब करंट अफेयर वन लाइनर वो नहीं पूछेंगे, अब वो उसका लेवल बढ़ा रहे हैं। अब आप स्पीडी में, जैसे कि स्मार्ट मीटरिंग का क्वेश्चन था 69th के प्री में, तो आप स्पीडी में कहाँ खोजिएगा उसको, ये बताइए। आपको पता, मतलब कैसे पता चलेगा स्मार्ट मीटरिंग क्या होता है? तो वो पूरा का पूरा साइंस एंड टेक के पोर्शन में उन उसको लेकर स्मार्ट मीटरिंग क्या होता है बताइए, थोड़ा आइडिया है? हाँ, 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 ठीक है। हाँ, एक तो वो है, और दूसरा उसमें क्या है कि अगर आप सोलर एनर्जी से अपने घर में मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो आप बेच सकते हैं उसके हेल्प से, ठीक है? तो ये जानकारी आपको अब इस वन लाइनर बुक से तो नहीं मिलने वाली है, मतलब करंट अफेयर में भी। तो उसके लिए अब तो मतलब कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा पढ़ना पड़ेगा। वो विजन अगर आप उठाते हैं मंथली, तो वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव रहता है कि वो मेंस भी आपका कवर होगा टू ग्रेटर एक्सटेंट। बाकी मेंस में जैसे कि आईआर का पोर्शन है, तो वो आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। एक एक मतलब कंट्री से इंडिया का कैसा रिलेशन है, वो आप एक उसका नोट्स बनाते जाइए। और जो भी अपग्रेडेशन हो रही है, या तो न्यूज़पेपर, नहीं तो जो ऑनलाइन आपके सोर्सेस हैं यूट्यूब पे, जैसे स्टडी आईक्यू हो गया, एक वर्ल्ड अफेयर्स करके आता है प्रशांत धवन सर का, तो उनसे आप उसमें अपने पॉइंट्स जोड़ते, उसको बस सुनिए मत। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे की पॉइंट्स जो उसमें वो बता रहे हैं, उनको आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, ये आप लोग कर सकते हैं। नहीं, मेरा 67th में मैंने मेंस लिखा था। जी, उसमें मेंस नहीं हो पाया था। हाँ, देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है? तो अब आप जैसे एक ये टॉपिक हो गया, तो आप मतलब इसमें क्या क्या सोच सकती हैं, आप उसके एक पैरामीटर्स डायमेंशंस बना लीजिए, ठीक है? तो डायमेंशन बनाने का अलग अलग तरीका होता है। एक होता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल, नेशनल, इंटरनेशनल, इस तरीके से होता है। दूसरा कि आप उसको इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, स्टेट, नेशन और ग्लोबल, ये वाले फॉर्म पे ले जा सकती हैं। उसके बाद आपको उसमें पहले अपना फिलोसफिकल देना पड़ेगा कि क्यों ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है? और अगर हम ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये डायमेंशन हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो मतलब आपने किसी कोट से ही स्टार्ट कर दिया, पर जनरली हम लोगों ने भी जहाँ भी यूट्यूब वगैरह से सीखा है, या जो आंसर राइटिंग की है, तो ये बोला जाता है कि अगर कोटेशन वाले ही क्वेश्चन है, तो उनको कोटेशन से ना स्टार्ट करें, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि आप जो कोटेशन लिख रही हैं दूसरा, उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करना है, या जो कोटेशन क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बेसिस पे करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे बेस्ट तरीका बोला जाता है कि या तो कोई करंट अफेयर्स का जो उस समय घटना चल रहा है, उसको अपने वर्ड्स में आप लिखिए। जैसे कि फार्मिंग पे क्वेश्चन था, और उस समय ओनियन को लेके महाराष्ट्र के फार्मर्स लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो आप उसको वहाँ पे डाल के आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एग्जामिनर को वो चीज़ स्ट्राइक भी करेगा कि हाँ अभी तो ये चल रहा है, ये बच्चा उसको रिलेट कर पा रहा है। तो इस तरीके से एक हो सकता है। दूसरा, आप कोई वो बना दीजिए, स्टोरी बना दीजिए। जैसे कि इसी बार मैंने 69 का भी मेंस दिया है, तो उसमें मैंने एग्रीकल्चर पे अपना एक एसे लिखा था। तो उसमें मैंने दो सिनेरियो दिखाया था। तो पहला दिखाया था कि कैसे एक एक्स नाम का आदमी है, और वो महाराष्ट्र के कोई रिमोट जगह पे रहते हैं, और वहाँ पे किस तरीके से बारिश ना पहुंचने की वजह से उनकी कंडीशन ये हो गई है कि वो सुसाइड कर सकते हैं, या उनकी फैमिली पूरी की पूरी मतलब डिप्रेस हो गई है। और ऐसे ही मैंने एक दूसरा सिनेरियो दिखाया था कि दूसरे तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो फार्मर्स का जो इनकम है उसको डबल कर देंगे, ठीक है? पर जो बेसिक कॉज है वो अभी तक हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। और मेरा क्योंकि टॉपिक ये था कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट अगर हम लोग करते हैं, तो उससे रूरल इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? तो ये दोनों सिनेरियो दिखाते हुए मैंने अपना एसे शुरू किया था।
ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, या कोई स्टोरी हो आपके पास तो आप स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। और कुछ? हाँ, वो मैंने बताया ना कि आपको घटना चक्र, अभी तो साइंस का घटना चक्र उतना रिलेवेंट नहीं रह गया है, बाकी टीचर सर लोग तो बताएंगे आपको बिल्कुल। लेकिन फिर भी मतलब वो 4 किताबें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में भी, क्योंकि वो बेस बनाती हैं। बहुत बार क्या होता है कि स्पेक्ट्रम में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं घटना चक्र में, वो पहले के पूछे हुए क्वेश्चन है जो आपने स्पेक्ट्रम में नहीं पढ़े हैं, पर वो आपको वहाँ मिल जाते हैं। घटना चक्र पढ़ने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप अगर एक दिन में मान लीजिए 50-60 पेजेस पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ना ऐसे पढ़िए कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, अब वो क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं देखना है। जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उनको मार्क कर लीजिए, और उनके या तो एक ही बार आप नोट्स बना के रख लीजिए, या अब दोबारा जब आप घटना चक्र पढ़े ना, तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को खोलिए। ये मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेकेंड टाइम में आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि वो एक एक किताब 700-800 पेजेस की हैं। तो ये हाँ। और क्योंकि पैटर्न बदल गया है, तो यूपीएससी का कम से कम 90-95 से क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं 90-95 से लेके 2023 तक के वो करने होंगे सब्जेक्ट वाइज। वो करिएगा तो आपको उससे 2 फायदे होंगे। एक, आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी किस लेवल का सोचती है, ठीक है, तो वो सोचने की क्षमता डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि बीपीएससी एलिमिनेशन टेक्निक पे अभी काम कर रहा है, जो 69 का पेपर था उसमें बहुत जगह पे हम लोग एलिमिनेट करके ही पेपर बनाए हैं, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। तो ये 2 चीज़ हो सकता है। बाकी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, 7-8 घंटे बैठना पड़ेगा, ये सब तो मतलब है। जी, वो कंपलसरी है, मेहनत से नहीं भाग सकते बिना मेहनत किए नहीं होता है। हाँ। हाँ। अब एक तो मतलब अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा। ओ, सॉरी देखिए हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो अभी जीएस 2 है ना वो थोड़ा डायनामिक वो पूछते हैं, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मतलब एक दो मेरे सीनियर्स से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि यूपीएससी के बाद बीपीएससी जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड पूछता है, मतलब कोई स्टैटिक क्वेश्चन नहीं, वो आपको सोचने पे मजबूर करता है। पर मतलब क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वो कितने डायमेंशंस पे पूछना चाह रहा है। और अगर आप 4 पेज में लिख रहे हैं, तो हर अगर 4 डायमेंशंस आपके निकले कि वो टाइप पूछ रहा है, फंक्शन पूछ रहा है, उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन पूछ रहा है, तो वो चारों पे आपको इक्वल प्रोपोर्शन में लिखना पड़ेगा, तभी वो मार्क्स देंगे। नहीं तो मतलब कुछ लोगों का मैंने कॉपी देखा है, वो 38 में 9 नंबर 8 नंबर भी देते हैं। वो इतना मतलब इतना कम भी दे देते हैं, अगर बस एक ही डायमेंशन कवर हुआ है पेपर में क्वेश्चन का, दोनों डायमेंशन अगर नहीं कवर हुआ है तो। और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में तो इस बार तो जो 68 था, तो वो इंटरलिंक करना था, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी उन्होंने एकदम मतलब दोनों को जोड़ के पूछा था। तो उसमें आप जितना ज़्यादा मतलब जो स्टैटिस्टिकल डेटाज हैं वो डालेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और थोड़ा इंडिया का, ये ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। साइंस टेक मतलब थोड़ा सा इजी है मतलब। हाँ तो वो उसमें मतलब थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर होता है। जी। हाँ बिल्कुल। कंक्लूजन में आप क्या लिखिएगा,
तो आप उसमें ऐसे ही ना हम लोग अभी तक मतलब उस लेवल पे नहीं है कि हमारी बात को वो माने। तो वो किसकी बात जानना चाहेंगे? या तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, या फिर कोई कमिटी का रिकमेंडेशन है। तो कंक्लूजन वाले पार्ट को मतलब पॉलिटी में कोशिश करना चाहिए कि किसी जजमेंट पे या किसी कमेटी के ऊपर उसको कंक्लूड किया जाए। और स्टार्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं, पर स्टार्ट करने का ज़्यादा अच्छा तरीका जो हमको लगता है वो है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है वो, और मतलब कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, वहाँ से स्टार्ट करिए, तो उसका इम्पैक्ट भी अच्छा रहता है। और हाँ, क्योंकि इंटरव्यू दिया है मैंने एकदम रीसेंट, तो आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है ना, तो उसको इंटरव्यू के लिए अभी से पढ़िएगा। क्योंकि ना वो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होता है इंटरव्यू में, वो उस पर फोकस कर रहे हैं अभी के टाइम में। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप अपना बेसिक उसमें क्लियर रखिए। अगर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है जो आपका ऑप्शनल नहीं है तब तो वेल एंड गुड, आप पढ़ोगे ही उसको। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा, क्योंकि वो उसमें ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ये ट्रेंड नहीं बदलेगा। ये ट्रेंड अभी चलेगा कुछ दिन तक।